टोटल परमानेंट मेंबर अगर पूछ लिया जाए कि भाई यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, ये लिखना मत भूलना। 5 सबसे फेमस क्वेश्चन है, बाकी सब भूल जाना लेकिन ये मत भूलना। इंडिया का पहला एआई सेज, अब ये बेटा वैसे तो सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिक बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, एलआईसी वाले, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां पर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहने दो। पीस कीपिंग फोर्स डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे तो बेटा बर्थडे ही है उनका, 24 अक्टूबर है। अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, जब स्टैब्लिश हुआ तभी मनाया जाएगा। पूरे वेस्टर्न यूरोप की ये फर्स्ट फीमेल गर्ल है, यानी फर्स्ट फीमेल है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है। बेटा एबल प्राइज ना मैथ्स की फील्ड का दुनिया का सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है, इसको भूलना मतलब अगेन पाप करना। ग्लेन मैक्सवेल रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट बेटा डिक्लेयर कर चुका है। इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फिलहाल आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री के लिए वो लोग खेलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भी कुछ प्लेयर्स है मैंने साथ में ही ला दिए हैं। कई बार गर्ल्स लोग जो क्रिकेट नहीं देखती उनके लिए बेटा ये सब टफ हो जाता है, तो आपको याद रखना है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, रिटायरमेंट ले लिए है। अब मार्कस स्टोइनिस किसके लिए खेलते हैं? अगेन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, रिटायरमेंट इन्होंने भी ले लिया है। मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, इन्होंने सारे फॉर्मेट से ले लिया। अब फॉर्मेट का मतलब क्या? क्रिकेट बेटा के 3 फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के। एक होता है टेस्ट जो 5 डेज तक खेला जाता है, एक होता है T20 और एक होता है 50-50। 5 डेज अभी रिसेंट की पता है, इस साल पैरामिलिट्री का ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आके गया, एक दिन में टेस्ट मैचेस में कितने ओवर्स डाले जाते हैं? आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 90 ओवर्स इन अ डे। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। ऐसे वैसे क्वेश्चंस जनरली तो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बस वो आगे आ गया। फिलहाल आपको याद रखना है। वैसे हाँ, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैटिक जीके बिना सर पैर का ही होता है, तो आपको ये बेसिक्स जो लिखा दिया जाता है लिख लिया करिए बेटा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में आ जाए। डेविड वार्नर अगेन ये ऑस्ट्रेलिया से है, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। निकोलस पूरन आपको पता होगा, इस बार आईपीएल में छा गए थे। इस बार आईपीएल का फाइनल कौन जीता था? आरसीबी। रनर अप कौन था? पंजाब। टोटल मैचेस आईपीएल में कितने खेले गए थे? चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट। एक और चीज, निकोलस पूरन आईपीएल में क्यों छाया था? मैक्सिमम सक्सेस का रिकॉर्ड इनके तरफ था आईपीएल का। आईपीएल से रिलेटेड चलो एक और चीज, क्रिकेट डिस्कस कर ही रहे तो आईपीएल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या पार्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सबसे पहला विनर कौन था? आपका आरसीबी। दूसरा क्वेश्चन, रनर अप कौन था? पंजाब। तीसरा क्वेश्चन, बताइए कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन। अब आपका नया नंबर आ चुका है बेटा, 18 फॉर अ रीजन। 18वां एडिशन था। जर्सी नंबर आपके विराट कोहली की कितनी थी? 18। एक और चीज, आईपीएल में टोटल मैचेस कितने खेले गए थे? 74। ये चीजें आपका एग्जाम में क्वेश्चन छुड़वा देता है, कई बार ये अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम। कहां था? अहमदाबाद। अहमदाबाद। इतनी चीजें आपको आईपीएल से रिलेटेड नहीं भूलनी है। चलो एक और चीज बता देता हूं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऋषभ पंत था, जिसको 27 करोड़ में खरीदा गया था। अगर क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाए, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर जो दूसरे टीम का है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? जॉर्ज बटलर। मैंने पिछली बार बताया था अंग्रेजी का एक शब्द बटलर मतलब क्या होता है? नौकर। ठीक है, तो जॉर्ज बटलर ये लगभग 14-15 करोड़ के आसपास इसको खरीदा गया था। इतनी चीजें आईपीएल से रिलेटेड आपको भूलनी नहीं है। मेरे ख्याल से विनर रनर अप सबको पता होगा, मेरे ख्याल से एडिशन भी पता होगा, ये चीज भूलनी नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा इस साल का ऑरेंज कैप होल्डर कौन था? ऑरेंज कैप होल्डर, एक चीज ये भी पूछी जाती है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ये दो चीजें तो भूलनी ही नहीं है। पर्पल कैप किसको मिला बेटा? एक साई सुदर्शन, वो तो बेटा बैट्समैन था ना साई सुदर्शन, उसको ऑरेंज कैप मिला होगा। साई सुदर्शन को क्या मिला? ऑरेंज कैप, साई सुदर्शन भूलना नहीं है। और पर्पल कैप इस बार आपको मिला था पी कृष्णा को, तो ये चीज भूलनी नहीं है। हाँ, एक और चीज, पर्पल कैप जो सबसे हाईएस्ट विकेट्स लेते हैं उनके लिए होता है, ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उनके लिए होता है। ठीक है, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। हाँ, एक आखिरी चीज, दोनों कैप होल्डर, चाहे पर्पल कैप होल्डर हो या आपका ऑरेंज कैप होल्डर हो, दोनों को 10 लाख का प्राइज मिलता है। ठीक है, और कुछ चीज रह गई। हाँ, विनर विनर टीम को कितना प्राइज मिलता है? 20 करोड़। और रनर अप टीम यानी कि हमारी पंजाब, इनको कितना मिला? 12.5 करोड़। ये सब ना आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए, वरना पता चला एग्जाम आप बेटा अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
मेंस वगैरह में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। आजकल विनर और रनर अप पे क्वेश्चंस कम बनेंगे, बाकी चीजों पे ही ज्यादा आएगा। तो आपको विनर टीम, रनर अप टीम का प्राइज मनी, आपका पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का प्राइज मनी, ये सब याद रखना है, ठीक है। और कोई चीज, बिल्कुल मोस्ट एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड इस साल आईपीएल में किसको मिला था? चलिए अगला वाला देख लेते हैं, कुछ और होगा तो। विराट कोहली फर्स्ट इंडियन बना है जिसने 1000 चौके आईपीएल में मारे। आपका रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन बना जिसने बेटा 600 नहीं 300 आई थिंक, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन, फर्स्ट इंडियन जिसने सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल में मारा है। इसके अलावा आपको पहले ही बता चुका हूं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर लेफ्ट आर्मर बॉलर है, एक सेकंड, कौन हो जाएगा आपका, कौन सा सिंह है वो? अर्शदीप सिंह, जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। आपको एक और चीज, पर्पल कैप आपके सामने है। अच्छा एक सेकंड, पर्पल कैप सही तो है, हाँ सही, हमने सब कर लिया। और हाँ, इस साल अगर पूछा जाए 2025 में सबसे ज्यादा चौके किसने मारे हैं, साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। इसी के साथ आपका ये पूरा क्लियर हो गया। निकोलस पूरन हमने पहले ही देख लिए, कौन से टीम के लिए खेलता था इंटरनेशनल में? वेस्ट इंडीज, अभी देखा था, रिटायरमेंट इन्होंने लिया है। क्लियर सारा? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पहले ही देख लिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके लिए सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। टोटल मैचेस 74 पहले ही देख लिए, रनर अप सारी चीज आप देख चुके हो, सिर्फ आपको यहां मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव याद रखना है। आज की सेकंड न्यूज देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पहले ही मैंने इसके बारे में बता चुका हूं। चलो एक काम करते हैं, न्यूज स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यूएनजीए किसका पार्ट है? यूएनओ का। हमेशा मैंने यूएनओ बताया है, पहला कब स्टैब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर 1945। दूसरा, हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क। तीसरा, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाएगा? एंटोनियो ग्यूटेरस। चौथा, इसका फर्स्ट मीटिंग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो चुका है, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब रखी गई थी, स्टैब्लिश कब हुआ? 45 में। मीटिंग कब हुई? 1946 में लंदन। ये अभी रिसेंट की एक एग्जाम का क्वेश्चन आके गया है, भूलना नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसका मोटो क्या था? थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने देना, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने देना, जो कि आज तक नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग मिलके थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं कि क्रिएट हो जाए। अमेरिका रसिया के पीछे पड़ा है, रसिया यूक्रेन के पीछे पड़ा है, इजराइल ईरान के पीछे पड़ा है, ईरान इजराइल के पीछे पड़ा है, कंबोडिया थाईलैंड सब लोग मिलके उधर लड़ रहे हैं, और इकोनॉमी बर्बाद सब लोगों की हो रही है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें अच्छे से करना है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, यूएनओ के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन्स मतलब इनकी ये हो गई पेरेंट कंपनी, इनकी सिस्टर कंपनीज भी होती है, वैसे कंपनीज नहीं कहलाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बाकी ऑर्गन्स है जो अलग अलग क्षेत्र में काम होते हैं। 5 से 6 इनके टोटल ऑर्गन्स होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक है यूएनजीए, एक है यूएनएससी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका ऑर्गन हो जाएगा, 6 ऑर्गन है वैसे तो, लेकिन आपको याद केवल 3 रखने हैं, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और आखिरी हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये है आपके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। डन? ये था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड जो हमने अभी देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी? एक और फेमस क्वेश्चन, अच्छा ये किसी को बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा ना, बहुत बेसिक्स है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सबसे फेमस क्वेश्चन बताता हूं जो आपकी एग्जाम में आता है, वो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? सारे सबका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क। सिर्फ एक लौता इसका ऑर्गन जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। कहां है? द HAGUE, हेग, नीदरलैंड्स के अंदर आता है। इतना आपको करना है बैकग्राउंड, ठीक है। अगला चीज यहां देख लेते हैं, यूएनजीए का अभी कौन से नंबर का सेशन था? सेशन का मतलब होता है मीटिंग। 80वीं मीटिंग इनकी रिसेंटली हुई। न्यू प्रेसिडेंट इसके लिए अपॉइंट किया गया है, एनालेना बेरबॉक। तो आपको ये याद रखना है, फीमेल प्रेसिडेंट्स हमेशा बहुत कम, एनालेना बेरबॉक, ठीक है। ये है आपका करंट अफेयर। और एक और चीज बताता हूं, आपके एग्जाम में इतने सारे न्यूज होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पिक करके ही लाता हूं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी बेटा बैकग्राउंड का और भी अगर अपॉइंटमेंट्स है, वो आप अदर अपॉइंटमेंट्स मतलब क्या हो जाता है, सारे छोटे मोटे बैंक्स का अगर सीईओ चेंज हुआ है, एमडी चेंज हुआ है, वैसे तो ये आपके बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप यूनेस्को को स्किप नहीं कर सकते। आप जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई स्पोर्ट्स आ रहा है, जैसे ग्रैंड स्लैम, जैसे हो गया आपका फीफा वर्ल्ड कप, जैसे हो गया आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप, हम इंपॉर्टेंट न्यूज ही वीकली कवर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पिक करके लाता हूं। अगर आपने ये भूल गए तो बेटा वो गलती नहीं, पाप कहलाएगा। तो आपको पाप नहीं करना है, ये सारी चीज अच्छे से करते हुए चलनी है। आपने देखा होगा मोस्टली हमेशा घूम फिर के मेरी न्यूज किससे रिलेटेड होती है? यूएनओ, यूनेस्को, सारे यही सब मैं पिक करके लाता हूं। चलो
ये कौन से कंट्री से है? जर्मनी से है। फर्स्ट, अच्छा एक और चीज, इसके लिए आपका न्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे वेस्टर्न यूरोप की ये फर्स्ट फीमेल गर्ल है, यानी फर्स्ट फीमेल है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है। तो इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। यही पता चला आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। मल्टी लाइनर मैंने रिसेंट टाइम में देखा बैंकिंग वाले भी मल्टी लाइनर्स आजकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो ये हो गया बहुत इजी क्वेश्चन कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अभी प्रेसिडेंट कौन बना। क्वेश्चन पता है दिक्कत क्या देगा? इसने किसको रिप्लेस किया है? मिस्टर फिलेमोन येंग, जो कि कैमरून के पीएम रह चुके हैं। इनको रिप्लेस करके मतलब ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हो जाएंगे? 79th। और 80th नंबर की प्रेसिडेंट कौन हो जाएगी? एनालेना बेरबॉक। डन। एक चीज और बता देता हूं, यूएनजीए जो हमने अभी न्यूज देखा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है यूएनएससी। यूएनजीए का निकनेम है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निकनेम है पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा किसी भी देश में अगर किसी भी तरीके का वॉर चल रहा है, वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो यही लोग भेजते हैं। पीस कीपिंग फोर्स का हेलमेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। रिसेंट की एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ब्लू हेलमेट इज एसोसिएटेड विथ, बिना सर पैर के क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूं, करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। बस आपको पता है करना के अप्रोच ऐसी रखनी है, आपको ये मान के चलना है कि भाई हर बार एक नई चीज अपडेट करनी है। जैसे अभी रिसेंट में अगर आपको पहले से ही याद हो चुका है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट ईयर याद हो चुका है, हेडक्वार्टर याद हो चुका है, सेक्रेटरी जनरल याद हो चुका है, तो इस बार कोई एक नई चीज याद करनी है। आपको क्या याद करना है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, उनका हेलमेट कौन सा होता है? ब्लू हेलमेट। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ब्लू हेलमेट किससे संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा? पीस कीपिंग फोर्स। नाम में ही आ रहा है पीस कीपिंग। उनका काम क्या है? जहां वॉर चल रहा है वहां पर पीस स्टेब्लिश करना। समझ में आ गया? इतना अगर हो गया हो तो हम आगे चलेंगे। डन। एक होमवर्क सबके लिए है, पीस कीपिंग फोर्स डे कब मनाया जाता है? पीस कीपिंग फोर्स डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे तो बेटा बर्थडे ही है उनका, 24 अक्टूबर है। अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, जब स्टैब्लिश हुआ तभी मनाया जाएगा। डन। आज आपका क्वेश्चन था पीस कीपिंग फोर्स डे। अगला, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। हाँ, इसमें से सिर्फ आपका क्या नहीं बताया, यूएनओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। इसका सीधा मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स होंगे ना, उतनी कंट्रीज है वर्ल्ड में ऑफिशियल। डन। एक और चीज, टोटल परमानेंट मेंबर अगर पूछ लिया जाए कि भाई यूएनओ का परमानेंट मेंबर, ये लिखना मत भूलना, 5। सबसे फेमस क्वेश्चन है, बाकी सब भूल जाना लेकिन ये मत भूलना। टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। ट्रिक है बेटा, फ्रेश सीए, या एक काम करो एच को तो मिटाई दो, फ्रेश सीए। ये टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 6। लेकिन ये 6 लैंग्वेज है। अगर पूछा जाए यूएनओ की बेटा ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, टोटल 6 लैंग्वेज है। फ्रांस यानी फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक। लिख लो, ये 6 भाषा है जो चलती है। ठीक है, इसमें से मैं गोला मार रहा हूं, इस देश को हटा दो, रिमेनिंग 5 देश वो परमानेंट मेंबर है। रिपीट कर रहा हूं, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, ये 6 देश हो जाएंगे, मतलब 5 देश हो जाएंगे परमानेंट मेंबर्स। मैं ये नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आपको ये 5 मेंबर्स पूछ लूंगा, सबके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कोई भी भूलेगा नहीं। शॉर्टकट बना चुका हूं, फ्रेश सीए। ठीक है, फ्रेश सीए में बस एस हटा दो, रिमेनिंग जो बच गए वो 5 परमानेंट मेंबर है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनओ, तो आपको उस टाइम पे ये पता रखना है। मुझे कोई बताएगा कि इस बार हमने आपका देखा था बीमस्टेक के 7 मेंबर्स, कौन बता पाएगा? इट इज ओपन टू ऑल बेटा, जितने लोग ऑनलाइन हैं सब लोग बताएंगे 7 मेंबर्स ऑफ द बीमस्टेक। बीमस्टेक पे इस बार क्वेश्चन आ सकता था, पिछली बार ही बोला था, क्योंकि बीमस्टेक का फर्स्ट टाइम इतिहास में 1997 को ब्रिक्स में स्टैब्लिश किया गया था। सॉरी, ब्रिक्स बोल रहा हूं, बीमस्टेक को स्टैब्लिश कब किया गया था? 6 जून 1997। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? ढाका। टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 7। इस बार आपके एग्जाम में आने के चांसेस क्यों थे? क्योंकि पिछले 28 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी प्रेसिडेंट इंद्रमणि पांडे, जो एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है, सो उसे उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। इस साल का समिट बिम्स्टेक का थाईलैंड में हुआ था। इतनी सारी चीजें बता चुका था, बस आपको बताना है 7 मेंबर्स, जो कि किसी को अब तक याद नहीं था। बिम्स्टेक के अंदर ही बेटा फुल फॉर्म में एक बात बताइए, ये हो गया आपका BIMSTEC,
बी से भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बचा हुआ नेपाल। ये 7 आपके कंट्रीज हो गई। 7 में से 6 तो यही है, इसी का फुल फॉर्म ही तो याद करना है। 6 इनिशियल आपको लेटर प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। बी से बस 2 देश है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और इस साल मीटिंग कहां हुई? थाईलैंड। मीटिंग हुई इस साल थाईलैंड। थाईलैंड में याद है मैंने बताया था सबसे यंगेस्ट पीएम बनाई गई थी, पी शिनावात्रा, उसको भी निकाला जा चुका है। तो अभी थाईलैंड का आपका पीएम भी चेंज हो गया। हो सकता है थाईलैंड में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, मल्टीलाइनर में बोल देंगे कि भाई वहां की पी शिनावात्रा को पता है निकालने का रीजन क्या था? वो अपने किसी अंकल से बात कर रही थी फोन पे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का वायरल हो गया, मतलब किसी ने लीक कर दिया। हो सकता है उनका पर्सनल कोई बंदा रहा होगा, गलती से रिकॉर्ड हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पर्सनल फोन में ही रहा होगा। वो अंकल अंकल करके किसी से बात कर रही थी, कोई और देश का आदमी था। बात करते करते उसने अपनी ही कंट्री की आर्मी की, नेवी की थोड़ी बुराई कर दी कि सब के सब ऐसे है वैसे है XYZ। जैसे ही पता चला उनको, उनका पीएमशिप से उन्होंने रिजाइन दे दिया कि ठीक है भाई मेरे से गलती हुई है, मैं अब रिजाइन कर रही हूं। फिलहाल छोड़िए, अभी वापस आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने सब देख लिया। आज की तीसरी न्यूज है, इंडिया का पहला AI सेज। अब ये बेटा वैसे तो सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिक बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, LIC वाले, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां पर सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहने दो। तो भारत का पहला AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेज। इसको स्टेब्लिश किया गया है नया रायपुर, छत्तीसगढ़। भूलना नहीं है। छत्तीसगढ़ में थोड़े दिन पहले हमने एक और करंट अफेयर देखा था, यहां पर एक नया टाइगर रिजर्व स्टेब्लिश किया गया था, गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व। तो भूलना नहीं है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भाई इन दोनों में से टाइगर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क कहां है, दोनों आंसर होगा छत्तीसगढ़। और भारत का सबसे लार्जेस्ट बांबू टावर भी छत्तीसगढ़, बांबू टावर ये छत्तीसगढ़ में ही स्टेब्लिश किया गया था। अब देखते हैं, इट विल बी डेवलप्ड बाय, कौन सी बैंक बना रही है? ठीक है, रैक बैंक बना रही है। ठीक है, RAC के रैक बैंक, इट इज अ प्राइवेट बैंक। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 करोड़ का। आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसका मोटो क्या है? टू बूस्ट AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, AI से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है हमेशा पिक करके मैं ले आता हूं। पिछली बार मैंने बोला था आपको, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट इन इंडिया पे आ चुके हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी, कौन बताएगा? सांची। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर सिटी, कोझिकोड। फर्स्ट म्यूजिक सिटी, इस पे भी क्वेश्चन आके चला गया, ग्वालियर। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी साल फिर से पता नहीं क्यों डिक्लेयर किया गया, एक न्यूज में आया है, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी। बेटा ऑप्शन में या तो उदयपुर मिलेगा या तो आपको इंदौर मिलेगा, दोनों ही आंसर सही है। ये इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटीज है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। वापस आ जाते हैं। अब आपको सिर्फ इतना ही रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना भी है व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नॉर्मल सी बात है, इसमें स्पेशल वर्ड भी आ रहा है, इकोनॉमिक भी आ रहा है, जोन भी आ रहा है। इकोनॉमिक मतलब क्या? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते क्या हो? बिजनेस, ट्रेड, यही सब पढ़ा जाता है। तो बेटा ये ऐसा जोन है जहां से ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है ये ऐसा जोन है, इट इज अ स्पेशल जोन, इट इज अ स्पेशल जोन, लिख लीजिएगा, जहां पर ड्यूटी फ्री जोन कहा जाता है, ड्यूटी फ्री जोन फॉर ट्रेड। तो आप जहां पर ट्रेड करोगे आपको ड्यूटीज नहीं लगेगा। एक बात बताओ, मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं कहीं से माल मंगवा रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर उसमें ड्यूटी ही नहीं लग रही है, किसी तरीके का अगर टैक्स नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है मेरे को चीजें किस में मिलेगी? सस्ते में मिलेगी। इसका आउटपुट क्या निकला? मेरा मुनाफा ज्यादा होगा। अगर मेरा मुनाफा ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा वहां ट्रेड करने आएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए होता है बेटा? ट्रेडर्स के लिए होता है। आपको याद रखना है, भारत का पहला AI सेज किसे डिक्लेयर किया गया है? नया रायपुर। भारत में ओवरऑल लगभग आज के टाइम में 276 सेज है, ये नोट डाउन करके लिख लीजिएगा नंबर्स। आपको नंबर्स पे कभी ना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीजें पता है कब काम आती है? इंटरव्यूज हो गए, कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। हो सकता है वहां पर जो टेढ़ा आदमी बैठा है, आप बैंकिंग में सर्व करना चाहते हो, कोई भी जगह पे सर्व करना चाहते हो,
वो आपको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ ले, आप सेस के बारे में बताइए, तब आपको काम आता है। इसलिए बोला जाता है बेटा करंट अफेयर आपको ओवरऑल होलिस्टिकली आपको वो हेल्प आउट करेगा, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, आपके मीन्स में हेल्प करेगा, हर जगह। इसी साल अब हो सकता है इकोनॉमिक्स में सेस चल रहा है, इस बार सेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से आपको करंट अफेयर से आए ना आए, लेकिन पता चला सेस के ऊपर आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के प्री में भी देते। ठीक है, वैसे तो प्री नहीं, मेंस में आपके मेन वो टारगेट होता है। चलो अगला वाला देख लेते हैं, सेस के बारे में और क्या क्या दिया है। अच्छा, सेस बहुत तरह के होते हैं, ये फिलहाल छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सेस कितने हैं? 276। भारत का पहला सेस लिख लीजिए, कांडला गुजरात, ये था भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सेस के लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया है 2005। डन। इसके फुल फॉर्म के लिए आप लिख सकते हो, लिख लो ईपीजेड, एफटीजेड, बस ये दो लिख लो। ईपीजेड मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और फ्री ट्रेड जोन। इकोनॉमिक्स में आपने ये पढ़ा होगा ना पहले। चलो अगला देख ले। अच्छा, चौथा ही न्यूज चल रहा है। लाडली लक्ष्मी स्कीम, आपको वैसे भी बताना चाहूंगा, स्कीम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बोला था, सारे लोग स्कीम के ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। लास्ट 1 ईयर की स्कीम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, दोनों को कवर करके 25-25 स्कीम, टॉप 20 या टॉप 30-30 स्कीम्स निकाल के रख लो और पढ़ लो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, बताइए लाडली लक्ष्मी स्कीम अभी न्यूज में चल रही थी, वो कौन से राज्य में उसके लिए स्टेब्लिश किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? या लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लिख लीजिएगा लाडली लक्ष्मी स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था 2007 में, लेकिन अभी न्यूज में फिर से वो आ चुका है, क्योंकि उनका जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें थोड़े चेंजेस उन्होंने किए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसका मोटो क्या है, आगे बताया जाएगा। फिलहाल 2007 में इसको लॉन्च किसने किया था? फॉर्मर सीएम, उस समय के सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। अब बेनिफिशियरीज कौन होंगे? सारी गर्ल्स जो 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा हुई है, उन गर्ल्स को यहां पर मॉनिटरी हेल्प दी जाएगी, मतलब पैसों से मदद की जाएगी। इसका मोटो क्या हो जाएगा? मोटो कोई भूलेगा नहीं, कौन सी स्कीम का? लाडली लक्ष्मी स्कीम का मोटो क्या हो जाएगा? चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो को बूस्ट करना। उस समय क्या हो रहा था, लड़की को आपने देखा होगा पुराने टाइम पे पैदा पहले चेक कर लेते थे, लड़की अगर होने वाली है तो उनको पैदा नहीं करते थे, उनको वहीं पर पेट में जो भी XYZ रीजन है उनको मरवा दिया जाता था। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके दो मोटिव है। पहला था चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि लड़की का पैदा करने के लिए, यानी प्रमोट करना कि गर्ल्स आपके लिए लाइबिलिटीज नहीं, असेट होता है। दूसरा चीज गर्ल्स का एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स के एजुकेशन को, अब एजुकेशन के लिए इन्होंने ना बहुत सारी ऐसे स्कीम में उन्होंने ऐसा चीज रखा था कि गर्ल्स को 6वीं पढ़ा दो 2000 मिलेगा, 9वीं पढ़ा दो 6000 मिलेगा, 11वीं पढ़ा दो 6000 मिलेगा, ग्रेजुएशन पढ़ा दो 25,000 मिलेगा। अलग 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 इन्होंने स्कीम रखी ताकि गर्ल्स को पढ़ाया लिखाया जाए। उस समय 2007 में एक सर्वे किया गया था, 2005-6 में मध्य प्रदेश में पता चला पहले तो लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही है। वन ऑफ द स्टेट था भारत का जहां पर सेक्स रेशो बहुत बिगड़ा हुआ था। वैसे आपको बताना चाहूंगा 2000 लास्ट टाइम हमारा सेंसस हुआ था 2011 में, 2011 के अनुसार भारत का सेक्स रेशो 979 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे तो अभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, नंबर इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमारा सेक्स रेशो पूरे भारत का क्या था? 979। इसका मतलब क्या है, हर 1000 बॉयज के पीछे कितनी गर्ल्स पैदा हो रही है? 979। इसका सीधा मतलब है कि गर्ल्स का रेशो क्या था? कम था, तो सेक्स रेशो इसका सीधा आगे मतलब क्या निकलता है? 21 मर्द कुंवारे मरेंगे। नॉर्मल सी बात है ना। अरे इससे भी ज्यादा मरेंगे वैसे। चलो ठीक है, फिलहाल आपको आगे आना है। अब लाडली लक्ष्मी स्कीम में होता क्या है बेटा, एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा का उनको पहले ही सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। लिख लीजिएगा NSC। जब गर्ल 21 साल की हो जाएगी उसको लगभग 1,18,000 के आसपास अमाउंट दिया जाएगा, लाडली लक्ष्मी स्कीम। अब ज्यादा इतना डिटेल में जाना नहीं है, इतना आएगा नहीं, मोर देन इनफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, लाडली, ये देखो लाडली बहना स्कीम एक मध्य प्रदेश की, जो उन्होंने भी लॉन्च किया था 2023 में। लाडली बहना स्कीम के अंदर मध्य प्रदेश फाइनेंशियल, अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, उनको लाडली बहना स्कीम अलग से क्यों लॉन्च करना पड़ा, किसको? मध्य प्रदेश को। वैसे तो लाडली बहना स्कीम सेम नाम से हल्का पुल्का इधर उधर करके भारत में 5 से 6 राज्य ये स्कीम रन कर रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द स्टेट इज महाराष्ट्र। तो लाडली बहना स्कीम ऐसा क्या हुआ कि उनको लाडली लक्ष्मी के अलावा बहना भी लॉन्च करना पड़ा। लक्ष्मी में क्या हुआ, गर्ल्स को हेल्प आउट किए, लाइक उसमें आपको बेनिफिशियरीज कौन मिली? फीमेल, लाइक छोटी बच्चियां। तो सारी बड़ी आंटी लोग भाभी लोग परेशान हो गई, बोले हमारा क्या, आप हमारे बारे में सोच नहीं रहे।
फिर उस समय दादाजी मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोले कि ठीक है लाडली बहना स्कीम आपके लिए अलग से लॉन्च करते हैं, हर महीना 1250 रुपए आपके अकाउंट में मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है हर महीना इनको कितना मिल रहा है, 1250। फिर इनके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बेटा हम पड़ोसी राज्य है, फिर हमारी आंटी लोग नाराज हो गई, बोले उनको 1250 मिल रहा है, हमको क्या मिलेगा? तो हमने बोले आपको 1500 मिलेगा। अब आएगा आपका पांचवी न्यूज, योगी जी, योगीज नहीं है ये, योगीज नहीं बेटा, इट इज योगी जी। योगी जी मतलब कौन? हमारे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। इनका ट्रेलर भी आ चुका होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यूट्यूब पर ट्रेलर अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा नहीं है। योगी जी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है भारत का पहला फ्लोटिंग बाथिंग घाट, बाथिंग मतलब बेटा नहाने वाला, ठीक है, भारत का पहला बेदिंग घाट इन्होंने अनाउंस किया है, फ्लोटिंग वाला। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि भाई ये जो बाथिंग घाट या बेदिंग घाट बनाया गया है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, आपको जो बोलना है बोलो, कौन से नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है, सरजू नहीं, सरयू नदी। सरयू नदी पता है ना, अयोध्या, अयोध्या जो आपका सिटी है, अयोध्या सिटी, वो इसी नदी पर स्थित है। आपके ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेदिंग घाट ये जो आपका है ये फ्लोटिंग वाला है, मतलब तैर रहा है, मतलब नॉर्मल सी बात है, उन्होंने जो भी आपके लिए बनाया होगा, फॉर एग्जांपल जो घाट होगा आपका जो पानी में तैर रहा है, उसको कोई तो मटेरियल से बनाया गया होगा। ये मटेरियल भी मैंने चुन के ला लिया है, पॉन्टून्स कहा जाता है। व्हाट इज पॉन्टून? इससे, इस मटेरियल से वो आपका घाट बनाया गया है जो पानी में तैर रहा है। प्लास्टिक टाइप ही एक ओवरऑल सारी चीज होती है। आपको याद रखना है व्हाट इज पॉन्टून्स, इट इज अ लाइट वेट मटेरियल, बस इतना लिख लीजिएगा कि वो आपका फ्लोटिंग जो घाट है वो किससे बना है? पॉन्टून से बना है। पॉन्टून क्या है? इट इज अ लाइट वेटेड मटेरियल जो हेल्प करता है आपका जो भी कंस्ट्रक्शन या आपका जो भी घाट वगैरह या जो भी चीज है, ब्रिज है, उन सबको फ्लोट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि बेदिंग घाट का आपका फीचर क्या है। इसमें आपको दिया जाएगा बेटा एक साथ आप सामूहिक तरीके से नहा सकते हो, मतलब 300 लोगों की कैपेसिटी है, 300 से ज्यादा लोग सामूहिक तरीके से एक साथ नहा सकते हैं। दूसरी चीज, नहाते वक्त तो ठीक है नहा लिया, बट बेटा नहाने के बाद चेंजिंग रूम भी आपको दिया गया है, वो सामूहिक नहीं है आपको एक एक करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मेरे को ऐसा लग रहा है इको फ्रेंडली, आजकल एड्स में आता है आप लोग दिवाली मनाते हो, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, तो आपको बेटा इको फ्रेंडली आपका चेंजिंग रूम भी है, उसके अंदर जो भी ये लाइट्स वगैरह जो रखी गई है वो सोलर पावर्ड होगी। सो इट इज अ इको फ्रेंडली लाइट्स वहां पर यूज की गई है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये इतना लिख लीजिएगा। डन। कुछ इंडिया की अदर चीजें देख लेते हैं। अदर क्या, एक ही चीज है जिसको आखिरी तक लिखा गया है, बस आप लिख लो। इंडिया का फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया गया था, उत्तर प्रदेश, भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इनिशिएटिव अगर यहां लिखा, हाँ ये है, एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है, पानी की पाठशाला। पानी की पाठशाला, हर एक विलेज में पानी की पाठशाला स्टैब्लिश किया जाएगा। एक छोटा सा रूम है जहां पर आपको यह बताया जाएगा कि भाई पानी का दुरुपयोग मत कीजिए, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। डन। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा ऑफिशियली साउथ अफ्रीका बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री जिसने पानी बोल दिया हमारे पास खत्म हो चुका है, पानी है ही नहीं। तो वहां पेट्रोल से ज्यादा क्या महंगा चलेगा? पानी। इवन यूएई, यूएई में पेट्रोल से ज्यादा दाम आपके पानी के। वहां पर जो लोग एम्प्लॉइज, कल्चर अब सोचो कैसा आ गया। मेरे को तो लगता है बॉयज लोगों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, 7 दिन में 2-3 बार ही नहाते हैं, लेकिन यूएई में क्या होता है 7 दिन में वहां एक ही बार नहाते हैं लोग, या अगर बहुत अमीर है तो 7 दिन नहा लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड के अंकल थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पानी खरीदना पड़ता है, तो सारे लोग फिर भी बेटा टनाटन, वो आपने सुना होगा ना सबके सब। अच्छा, वाटर यूनिवर्सिटी के अलावा आपको एक और चीज याद रखना है, भारत का पहला स्टेट जिसने वाटर बजट पेश किया था, थोड़ी पुरानी न्यूज हो गई है लेकिन केरला, ठीक है, वाटर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरला। वाटर यूनिवर्सिटी आपने देख लिया। भारत का फर्स्ट वाटर टैक्सी होमवर्क किस सिटी ने लॉन्च किया था? ठीक है, इट इज मुंबई, मुंबई, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद ने मेरे ख्याल से भारत का पहला हेल्थ वे लॉन्च किया था, यानी रूफटॉप पे साइकिल चलाओ, अलग चोचले। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सफर इन द बफर, सफर इन द BUFFER बफर, ये अगर आपको पूछ लिया जाए ये स्कीम किसने लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा बेटा उत्तर प्रदेश। लिख लीजिएगा, सफर इन द बफर स्कीम
अब नॉर्मल सी बात है, इसमें एक टर्म छुपा हुआ है, मेरे ख्याल से ये नया शब्द होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की क्लास अब तक हुई नहीं है। बफर कितने लोग जानते हैं? बफर जोन, बफर जोन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है आपका टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व की नॉर्मल सी बात है, ये एक छोटा सा एरिया होगा जहां जिसके अंदर टाइगर्स होंगे बहुत सारे। नॉर्मल सी बात है ना, ये टाइगर रिजर्व के अंदर, पिंजड़े के अंदर बहुत सारे टाइगर्स होंगे। इसके सराउंडिंग एरिया, यहां पर एक एरिया क्रिएट किया जाता है कि इसके पार आपको जाना नहीं है, ठीक है, नो सेफ्टी जोन कहलाता है इसे। तो इस जोन को कहा जाता है बफर जोन। बफर जोन के बाद और भी एरियाज होते हैं, उसके अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं, उस अलग अलग एरियाज को अलग अलग चीज। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन नॉर्मल सी बात है, सबसे पास एरिया है, ये बहुत पास से आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। सो सफर इन द बफर, समझ में आ गया कि बफर जोन में आपको ले जाके पास से एनिमल्स दिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो इको टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। हाँ बेटा, इको टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सफर इन द बफर स्कीम को लॉन्च किया है। पक्का समझ में आ रहा है? एक और चीज बताना चाहूंगा, टाइगर रिजर्व की अगर बात कर ही लिया हूं, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? यूपी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है? यूपी। दो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, एक है आपका राता पानी, राटा पानी टाइगर रिजर्व कहां आता है? मध्य प्रदेश। और 58वां टाइगर रिजर्व भारत का, वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ या माधव टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश। इतनी चीजें आपको याद रखना है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व भारत का, वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है, मोर देन इनफ। टाइगर डे कब मनाया जाता है? आज तारीख क्या है? एक, दो, बेटा 3 दिन पहले, टाइगर रिजर्व 4 दिन पहले ही मनाया गया है, 29 जुलाई। याद रखना, दुनिया का सबसे आसान काम, टाइगर के ऊपर हमारे कौन से भगवान बैठते हैं? दुर्गा माता बैठती है, मतलब नॉर्मल सी बात है ना, दुर्गा माता बैठती है। दुर्गा माता यानी कितने दिन तक हम सेलिब्रेट करते हैं उनका फेस्टिवल? अब 9 दिन तक अगर कर रहे हैं, 9 तीन ही जगह आने वाला है, 9, 19 और 29। आपको याद है स्टार्टिंग में मैं बोलता था 90% ऑफ द टाइम थर्ड स्लॉट में ही आंसर आता है। वैसे भी आपके एग्जाम में ऐसा तो पूछेंगे नहीं, टाइगर डे अगर पूछ लिए तो ऑप्शन ऐसा थोड़ी डालेंगे 9, 19, 19, 29, वो डालेंगे 26, 25, ऐसे इधर उधर डाल देंगे, जहां 9 दिखा मार देना। अब ये कैसे याद रहेगा? 29 तो चलो याद कर लिए, अब ये कैसे याद रहेगा कि जुलाई में टाइगर डे मनाया जाता है? एक बात बताओ, ऊपर बैठता है कि बैठती है? दुर्गा माता जी बैठते हैं। तो आपको बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, दुर्गा माता मतलब फीमेल, फीमेल वाला मंथ कौन सा था? जूली। जूली छुपा हुआ है, आपको इजीली याद रखना है, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं, ये वाला भी हमने नटांजलि फेस्टिवल देख लिया। नटांजलि फेस्टिवल, अच्छा मैंने नटराजन जो टेम्पल बताया है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का। एक और फेस्टिवल है, नहीं एक और टेम्पल है जो रिसेंट में पूछा गया था। एक बात बताइए, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई का कैप्टन कौन है? धोनी की वाइफ कौन है? और साक्षी का राइम मीनाक्षी, राइमिंग क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। सो आपको बस ये याद रखना है, मीनाक्षी टेम्पल कहां है आपका? तमिलनाडु। और मध्य प्रदेश में तो पता होगा, मध्य प्रदेश में एक लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल आपने देखा होगा। लक्ष्मण भगवान के कहीं टेम्पल ही नहीं होते, सो इट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको लक्ष्मण भगवान के टेम्पल मिलेंगे। और इसको किसी हिस्टोरियन, बहुत बहुत पुराना टेम्पल है ये, ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। हाँ ठीक है, फिलहाल 7वां वाला देख लेते हैं, नटांजलि फेस्टिवल रिसेंटली किस राज्य में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु में एक टेम्पल है, नटराजन टेम्पल, ठीक है, नटराजन टेम्पल यहां पर बनाया गया है। आपको टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया क्या? अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया फर्स्ट स्टेट, यहां से क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट स्टेट जिसने 100% फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट, हाँ आप पूरी तरीके से गलत है, इट इज मिजोरम। केरला भारत का पहला फुल्ली फंक्शनल डिजिटल लिटरेट स्टेट था। डिजिटल, यहां पर पूछा गया है फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी या फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट। पक्का? अच्छा लिटरेट से मुझे याद आया, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। याद रखना बहुत आसान है, बताता हूं कैसे। लिटरेसी मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई,
आप कितने पढ़े लिखे हो ये लिटरेसी रेट से पता चलेगा राज्य के बारे में। पढ़ाता लिखाता कौन है? टीचर। टीचर डे कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। कम से कम ये तो पता होगा भाई कि टीचर डे वाले मंथ में ही है। और लिटरेचर का शॉर्टकट क्या होता है? LIT डॉट। LIT में कितने लेटर है? 3। 5 + 3 आंसर हो जाएगा 8। रिलेशन टीचर से ही बैठाना है, टीचर के आसपास ही आएगा और टीचर के बाद ही आने वाला है। लिटरेसी डे आपको याद रखना है 8 सितंबर। डन। और अगर आपको क्वेश्चन इस में पूछा जाता कि बताइए ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट पूरे यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है। डन। हाँ, और अगर ऑप्शन में यह पूछा जाता कि बताइए कौन सा राज्य है जिसका लिटरेसी सबसे ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट अगर फंक्शनल बना है तो मिजोरम ही इसी ऑप्शन में ज्यादा है। पहले 2011 के सेंसस के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछेगा 2011 के सेंसस के अनुसार बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, आंसर होगा केरला। 2011 का सेंसस। अब अगला सेंसस कब होने वाला है? 2027, यानी 2 साल बाद। पता चला ना न्यूज? ठीक है। सेंसस यानी अगर किसी को नहीं पता, सेंसस मतलब बेटा जनसंख्या। हर 10 साल में एक बार होता था। 21 में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कोविड-19 आ गया था, सो वो टल के 2027 में चला गया। अगला वाला देख लेते हैं। 17th एडिशन अभी रखा गया है नोमैडिक एलिफेंट का। नोमैडिक एलिफेंट आपका क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन होता है। तो अब आपका ये हो जाएगा मंगोलिया। इस साल मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलन बातर। उलन बातर। ठीक है, BAATAR। उलन बातर, मंगोलिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से कि मंचूरियन लैंड्स कहां पाए जाते हैं? मंचूरियन लैंड्स हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, कुछ भी पूछे। अगर वर्ड में मंचूरियन आ जाए, मंचूरियन कैसा होता है? गोल गोल। ऐसा कौन सा शब्द है जो गोल आएगा? मंगोल। तो ये याद रखिएगा, मंगोलिया में पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ज्योग्राफी से कि पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट बताइए क्या है, तो आंसर होगा, अच्छा इंडिया का क्या है? थार। ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, द ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए एशिया का सबसे लार्जेस्ट, तो आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी कैसा होता है? गोल गोल। तो गोल गोल कहां आएगा? मंगोलिया। डन। ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा एक काम करते हैं, मलेशिया के साथ, मलेशिया के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। भूलना नहीं है, समुद्र लक्ष्मण। आपका मंगोलिया बता दिया। इंडिया के साथ, इंडिया तो पता ही है। एक काम करेंगे, श्रीलंका के साथ दोस्ती 16। दोस्ती 16 भूलना नहीं है, लिखते हुए चलिए। एक और कर लेते हैं, फ्रांस। वरुण एक्सरसाइज। बेटा वरुण धवन रोमांटिक मूवी करता है। रोमांटिक मतलब लव, लव मतलब फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस का निकनेम क्या है? सिटी ऑफ लव। एक और चीज बताता हूं, वहीं पे तो है आईफिल टावर। आपने देखा होगा हर कोई जाके ऐसे ऐसे पता नहीं अलग अलग पोजेस में आप बहुत सारी चीज करते हैं। अच्छा हाँ, वरुण के अलावा गरुण भी है। गरुण के अलावा शक्ति भी है, शक्ति एक्सरसाइज। अब नॉर्मल सी बात है, मूवी में रोमांस हो और उसमें विलन ना हो। विलन मतलब आऊ, कौन है बताओ? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर वरुण धवन के साथ काम कर चुकी है, तो वरुण और शक्ति दोनों को साथ में रखना है। ठीक है, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। अमेरिका से रिलेटेड देख लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका के साथ आपका हो जाएगा बेटा टाइगर ट्रियम्फ। वेरी गुड। एक हो जाएगा आपका युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। एक हो जाएगा आपका वज्र प्रहार, और एक हो जाएगा आपका होमवर्क। चौथा वाला लेटेस्ट में हमारा एक और एक्सरसाइज, सी ड्रैगन। लिख लीजिएगा, रेड ड्रैगन, सी ड्रैगन। एक बार होमवर्क थोड़ा ये देखिएगा एग्जैक्टली क्या है। वैसे तो सी ड्रैगन ही होना चाहिए। ठीक है। कोप इंडिया, कोप इंडिया ना वेरिएशंस आते रहता है, बीच बीच में कंट्रीज चेंज होते रहती है। वज्र प्रहार, जो आपका वज्र प्रहार बता दिया, टाइगर ट्रियम्फ बता दिया, युद्ध अभ्यास बता दिया। चलो ठीक है, एक रेड सी या रेड ड्रैगन ऐसा कुछ होगा। अगला वाला रेड सी तो नहीं हो सकता, रेड ड्रैगन ही होगा। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पूछा गया है। सबसे पहले इसको फिर से धीरे से पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। बेटा यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है जिसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगा। इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी इंडियन मेड या होम मेड। क्या हो जाएगा? होम मेड। यानी ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा
टू सीटर एयरक्राफ्ट है, टू सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको भारत ने खुद से बनाया? तो आंसर आपका हो जाएगा हंसा 3। क्या हो जाएगा? हंसा 3। अगर पूछा जाएगा ये हंसा 3 हमने खुद बनाया, इसका कॉस्ट कितना लगा? एक अगर यूनिट आपको खरीदना है तो 2 करोड़। याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। कितने सीट है? 2 सीट। कितने करोड़ लग गए एक सीट बनाने में? आपको ये याद रखना है, 2 करोड़। ठीक है। अब आपका है यहां पर एक विजयंता। ये भारत का फर्स्ट इंडिजीनसली डेवलप्ड टैंक है। टैंक पता है ना बेटा? बॉर्डर मूवी देखे होंगे ना, वो अंदर बैठ के आते तोप लेके सीधा छोड़ देते हैं। ठीक है। वाइस सिटी किसी ने खेला है? वाइस सिटी में एक पेंजर पेंजर समथिंग कुछ उसका वो आता है। आप लिखो तो आपके पास टैंक आ जाता है। और उसके चीट कोड्स याद है? कम फ्लाई विथ मी, कार उड़ने लगती है। अभी बहुत लीव मी अलोन, सीधे पुलिस गायब हो जाएगी। चलो बेटा, बॉयज लोगों से ज्यादा मुझे बॉयज ने किसने नहीं खेला है क्या? अच्छा, अगर आप यही चीज प्ले स्टेशन में खेलोगे ना, प्ले स्टेशन 2 में ट्रेंगल डब्बा OX L11 नीचे ऊपर, ये सब मेरे को कोड से याद होते थे। जब हम लोग दोस्त लोग खेलते थे वो पुलिस लगा देता था, मैं तो पुलिस हटा देता था। चीट कोड सामने पड़ा होता था। अच्छा जाने दो बेटा, चीटिंग करने का नहीं, वापस आ जाओ इधर। एक और चीज है, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एक है आपका नागास्त्र। ठीक है, नागास्त्र 1, ये आपका ड्रोन है। नागास्त्र, नागा अस्त्र, ये हो जाएगा 1। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट, नोटिस करो सारी चीज इंडिजिनसली वाली बताया हूं। भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक का नाम क्या है? विजयंता। भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कौन सा हो जाएगा? हंसा 3। और भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन। सुसाइड मतलब बेटा आगे जाएगा ड्रोन, सीधा कूद जाएगा उनके ऊपर और फट जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सुसाइड ड्रोन है इंडिया के, नागास्त्र 1। डन। अगला देख लेते हैं। चैंपियन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अभी वर्ल्ड बैंक का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है किस कंट्री को चैंपियन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है? आपका क्वेश्चन, वैसे तो एक बात बताना चाहेंगे मेरे को, आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। बस इसकी थीम लिखिए, सिक्योरिंग लैंड एंड ओनरशिप। सिक्योरिंग लैंड, ये इसका हो गया। और भी बहुत बड़ी लाइन है, सिक्योरिंग लैंड। अगर पूछा जाएगा थीम क्या है, डॉट 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 कर लो बेटा, ऑप्शन रहेगा टिक कर देना। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक आया, चैंपियन कंट्री किसे डिक्लेयर किया गया है? अमेरिका। ऑप्शन में आपके ना ब्राजील आया है। ब्राजील में इस साल कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। कोप 30 का मीटिंग हुआ था। समिट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, मैंने फिर से रिपीट करा दिया। कोप का फुल फॉर्म भी बता देता हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका ये 30 मतलब क्या हुआ? 30वां एडिशन था। कोप 30 का 2025 में कहां पर मीटिंग हुआ है? ब्राजील में। ब्राजील में कुछ और हुआ था? बिल्कुल हुआ था, ब्रिक्स। ब्रिक्स की मीटिंग इस साल का 17th एडिशन कहां हुआ था? ब्राजील के अंदर। साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ? अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। G20 नवंबर में बेटा, ऑफिशियली नवंबर 2025। इस साल का G20 का समिट कौन होस्ट कर रहा है? आपका साउथ अफ्रीका। कहां पर होने वाला है? जोहानसबर्ग। बेटा ये वाली चीज ना अगर आपने भूल गए ना, पापी इंसान कहलाओगे आप। G20 भूलने का नहीं। ठीक है, डन। चलो अगले साल की न्यूज अभी से कवर करा देता हूं। कोप 30 लिख लिया? कोप 31 2026 में होने वाला है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखने का बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। अगले साल कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया। अपकमिंग इवेंट पे रेयर चांसेस होते हैं, मेनली तो 2025 की ही न्यूज पूछेगा, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी। हो गया। अगला देख लेते हैं। हु वॉन गोल्ड मेडल इन द हाई जंपिंग एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो रखा गया था बेटा साउथ कोरिया में। पहले तो थोड़ी देर के लिए साउथ कोरिया का बहुत सिंपल वाला मैंने ब्रांड एम्बेसडर बताया था टूरिज्म के लिए, कौन थी? हिना खान। ये तो अपन भूलेंगे नहीं, खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन हिना खान को नहीं। यहां पर पूजा सिंह हो जाएगी आपकी, जिसने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंपिंग में। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1.93 मीटर हाई जंप। 1 मीटर मोटा मोटा 3.5 फीट होता है, तो 7 फीट 6 फीट ऐसा कहीं ना कहीं। 6 फीट बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्ल्स की हाइट जनरली बॉयज से कम होती है, तो वो 6 फीट 6.5 7 फीट वहां पर बड़ा हो जाता है। साउथ कोरिया का मुझे कोई बताएगा कैपिटल क्या है? सियोल।
अच्छा मुझे वो छोड़ दो, कैपिटल, सॉरी हाँ कैपिटल छोड़ दो, करेंसी बताइए क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? विन का V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इट इज वॉन, ठीक है, भूलिएगा नहीं, वॉन इसकी करेंसी हो जाएगी। इवन नॉर्थ कोरिया की करेंसी भी वॉन है। सो वर्ल्ड में केवल दो कंट्री है जिसकी करेंसी क्या है? वॉन है। अब देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2025, ठीक है, मिस वर्ल्ड, हाँ अच्छा इस साल मैंने मिस वर्ल्ड इंडियन कोई जीती नहीं है, फिर भी कवर करा रहा हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मिस वर्ल्ड 2025 होस्ट ही हैदराबाद ने किया है। हैदराबाद कहां आता है बेटा आपका? तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना से रिलेटेड एक न्यूज क्या देखा था? भारत का पहला 3D टेम्पल, भारत का पहला 3D टेम्पल अगर पूछा जाए कहां पर स्टेब्लिश किया गया था? टी से टेम्पल, टी से तेलंगाना। अब इसको इस साल ओपल ने जीता है। ओपल, ओपल तो आपको पता ही होगा, ओपल पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। ओपल बूचले, जो भी नाम हो सकता है बेटा, ठीक है। नंदिनी गुप्ता, ये इंडिया को इन्होंने इस साल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, नंदिनी गुप्ता। लेकिन कुल मिला के मेरे ख्याल से ये टॉप 5 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। मिस वर्ल्ड, अच्छा मिस वर्ल्ड की बात करें और रीता फारिया, कैसे याद ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, रीता फारिया। मैं बताना चाहूंगा 1966 ये इंडिया की फर्स्ट मिस वर्ल्ड है। भूलिएगा नहीं, बैकग्राउंड भी याद रखना है। पता चला मल्टी लाइनर घुमा के दे दिए, ठीक है, 1966। अच्छा हाँ, ये जो 1966 का मिस वर्ल्ड कंपटीशन था उस समय लंदन में हुआ था। भारत की पहली महिला बनी थी जो मिस वर्ल्ड कहलाई थी। एक और चीज बताना चाहेंगे, मिस यूनिवर्स आपको तो पता ही होगी, सुष्मिता सेन, ये तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। ये मिस यूनिवर्स है इंडिया की पहली। और मैं बताना चाहूंगा रीता फारिया का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। आपका सचिन तेंदुलकर की लव स्टोरी पता है ना? सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो बीच में हुआ था। सचिन तेंदुलकर पहले गया अंजलि के पास, बहुत छोटा था अंजलि, 8-10 साल शायद बड़े हैं। तो भाई साहब गए, उनने पट्टी कर दी, उसने बोला इतना जल्दी हो गया? बोले हाँ हो गया। अगली बार दोबारा कोई, अब चोट लगी इनको बेंगलोर में, है वो मुंबई में, फ्लाइट पकड़ के, नेक्स्ट डे मैच भी है, फ्लाइट पकड़ के भाई साहब फिर से चोट लेके चले गए अंजलि से मिलने। फिर अंजलि से मिले, दोबारा मुलाकात हुई, तिबारा मुलाकात हुई। अंजलि को बहुत इनसिक्योरिटी फील होता था बहुत बार, पहले तो उसको लगा बच्चा है, सोचो ना, मतलब अब वो दिखता भी, अब वो 16 साल का था, दिखता 12-13 साल का ही था उस समय। और उसमें उसकी भाषा भी ऐसी थी बच्चों जैसी। उसको चोट लगी, सर पे बॉल लगा। अब चोट बॉल लगता है तो पहले मुंह से क्या निकलता है? माँ। अब ऐसे ही होता है ना, उससे निकला अंजलि। एक बात बताइए, उसको चोट लगी, भाई साहब पहले तो उसको लिटा के पवेलियन लेके गए अंदर, और डॉक्टर बोलता है तू नहीं खेलेगा, तो उसका रिप्लाई आता है मैं खेलेगा। उसकी भाषा भी ऐसी होती थी तो उसको लगता था बच्चा बच्चा है। आप लोग एक बार प्लेइंग इट माई वे, ये इसके पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ये है सचिन की ऑटोबायोग्राफी जो लिखे हैं। आपके एग्जाम में जब पूछा गया था ना प्लेइंग इट माई वे, थोड़ा उसको ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पूछा गया था, पूछा गया था ये बुक के राइटर कौन है। यहां पर मिस्टर मजुमदार, किरण मजुमदार ही होगा वैसे, नहीं नहीं, कोई मोमेडियन है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, देखिएगा इसका को ऑथर कौन है। ये आपके एग्जाम में पार्ट बन चुका है। एक काम करते हैं, बुक की मैंने बात कर ही लिया हूं, तो युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इनकी बुक है। एक और बुक है बॉर्न टू रन, बॉर्न टू रन। एक बात बताइए, एक ही रनर सबको याद होगा, बताइए वो रनर का नाम क्या होगा? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर उसैन बोल्ट की बुक का नाम है ये, उसैन बोल्ट, ठीक है। और एक बुक है सनी डे, सनी डेज, ये है बेटा सुनील गावस्कर, सबको पता होगा ना। ये पहला क्रिकेटर है पूरी दुनिया का जिसने 10,000 रन बनाया था क्रिकेट में, लिख लीजिएगा, द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 10,000 रन। चलो अगला वाला देख लेंगे, आउडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, आउडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका नीरज चोपड़ा। शुभमन गिल तो सबको पता होगा, एमआरएफ का है। धोनी भैया आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। और हमने फेडरल बैंक का भी देखा था थोड़े समय पहले, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बंटी, विद्या बालन, ठीक है, विद्या बालन।
और थाईलैंड टूरिज्म का कौन है? सोनू सूद। ठीक है चलो, 100 बार हो चुका है ये, सबको याद था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब बेटा पॉपुलेशन डे हो और मंथ याद रखना, अगेन सुपर इजी, जुलाई। जुलाई मंथ है। अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन डे, एक मेल एक फीमेल, आंसर हो गया आपका 11। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 11। अच्छा, मलाला डे कब मनाया जाता है? मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। 22 को नेशनल मैंगो, नेशनल मैंगो मतलब आम दिवस मनाया जाता है। आम, द किंग ऑफ फ्रूट्स। एक और चीज, अच्छा मैंगो से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक करंट अफेयर हमने देखा था। मैंगो मैन ऑफ इंडिया सलीमुल्लाह खान। अच्छा, इन्होंने जो आपका मैंगो बनाया था ना, क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, उन्होंने अपने आम को नाम दिया, आपको फ्रूट सेलर के पास जाना है और बोलना है मुझे राजनाथ सिंह वाला आम दो। तो इन्होंने जो फ्रूट की वैरायटी बनाई उसका नाम है राजनाथ सिंह का आम। चलिए हाँ, अब जुलाई अगर आपका आ ही गया है, तो 1 जुलाई को हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई डे मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इतना तो पता ही है। हाँ, मोर देन इनफ। आगे चले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बेटा फर्स्ट फुटबॉलर बन गया है पूरे दुनिया का जिसने 800 गोल्स मारे हैं। अब एक और चीज, 800 गोल मारने के बाद भी भाई साहब हार गए, मतलब किस्मत फूटी। अच्छा, इन्होंने 800वां गोल अपना जो मारा था ना, ये सऊदी प्रो लीग में मारा। अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये तो बहुत सिंपल है, देखो याद रखना, 800 गोल किसने मारा कोई भी बता देगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आपका किस टीम के लिए खेलता था? अल नसर के लिए। जो टीम में 800वां गोल मारा, अल फतेह ने हरा दिया। ठीक है, वैसे जाने दो, इतना चीज मत करो, आपको केवल एक ही चीज याद करनी है, वो कौन सी टीम के लिए खेलता है? अल नसर। ये क्लब आपको याद रखना है। एक आखिरी चीज याद रख लेते हैं, सऊदी, अभी आपने सऊदी, मैंने बोला सऊदी प्रो लीग जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, उसका सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम का नाम लिख लीजिए, अल हिलाल। 2025 की बात चालू है। 2025 में एक अवार्ड है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कोई कनाडा की एक फाउंडेशन है जिसने दिया है, जगत गुरु जग्गी वासुदेव। इनका ना एक इनका एक ना इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, अभी इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसके पहले जगत गुरु रामभद्र आचार्य, इनको बेटा 2023 का, जो कि 2024 2023 और 2024 का एक साथ आपका इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा था? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का इनको दिया गया है। 2024 का किसको दिया गया था? 2024। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, आप सोचोगे यार 2 साल पुराना क्यों बता रहे हैं, 2 साल पुराना नहीं है, दोनों एक साथ 25 में ही दिया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 का डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ, 25 में, कौन जीता था? जगत गुरु रामभद्र आचार्य। देखे होंगे, ये शायद आंख इनकी नहीं है, ये पृष्ठ है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 2024 का किसको मिला, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला किस लिए मिला? हिंदी के कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी बताया ना बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है बेटा, आप टेंशन लेते हो ना तो हमको टेंशन होने लगती है। सब लोगों को समझ में आया ना? डन। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एक और चीज, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एक और चीज बताता हूं। इसमें ना 11 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। ठीक है, एक सिटेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेट, और एक ना सरस्वती स्टैच्यू मिलता है। 3 चीजें, सरस्वती माता जी का स्टैच्यू, मोर देन इनफ हो जाएगा। अच्छा, तरुण दास क्या न्यूज में क्यों थे? इनको सिंगापुर सिटीजनशिप अवार्ड मिला 2025 में, सिंगापुर सिटीजनशिप अवार्ड, जो कि इंडियन ओरिजिन गाय को मिला है। मासाकी काशिवारा, इनको क्या मिला? एबल प्राइज 2025 में। एबल प्राइज, बेटा एबल प्राइज ना मैथ्स की फील्ड का दुनिया का सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है। इसको भूलना मतलब अगेन पाप करना, तो इसको भूलना नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम मासाकी काशिवारा बताया जा चुका है। इसीलिए आपको पता है एबल प्राइज का निकनेम क्या है? नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथ्स। सो अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है, याद रखिएगा। डन। अहिल्या बाई होलकर, मैं बताना चाहूंगा 1700, 1800, 1900, 2000, हाँ, 1725 को इनका जन्म हुआ था।
तो 2025 में इनको पूरे इनके जन्म को 300 साल हो गए, तो 300वीं एनिवर्सरी में 300 रुपए का कॉइन रिलीज किया है मोदी जी ने। और किनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 300वीं मनाई गई? अहिल्या बाई होलकर। डन। अच्छा, अहिल्या बाई होलकर का हमारा कोई महाराष्ट्र का भी राज्य है? नहीं, महाराष्ट्र का जिला है जिसका नाम कौन सा बेटा? इट इज अहमदनगर। अहमदनगर, लातूर। ठीक है, ये अहिल्याबाई। अच्छा, पता है अहिल्याबाई होलकर जानी जाती है न्याय के लिए, अपने बेटे को मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया था। सब लोग इसके पास गए, बोले छोटी सी बात के लिए आप मृत्यु दंड दे रहे हैं? एक बार ना इनकी स्टोरी देखिएगा। हालांकि इनका शादी हुआ था मध्य प्रदेश के आसपास, इंदौर में इनको काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का एक बार एयरपोर्ट का नाम देखिएगा। ठीक है, मैं इट इज योर होमवर्क, मेरे ख्याल से इन्हीं को डेडिकेट किया गया होगा, मोस्टली चांसेस ये हो चुका है। तो आपको भूलना नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको मैं बताता हूं न्यूज पिक कैसे होती है। किसी चीज को 100 साल हो रहा है, किसी चीज को 200 साल हो रहा है, किसी चीज को 300 साल हो रहा है। 25 साल मेरे ख्याल से 2021-22 में ना गांधी जी को 100 रुपए की नोट पे 1996 में उनकी न्यू सीरीज लॉन्च हुई थी, तो 25 साल हुए थे। 10 रुपए और 100 रुपए की पहली बार 100 रुपए की नोट पे कब उनकी फोटो आई थी? 1996 के पास। 2022 में भर भर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में ना एक और इवेंट को 25 साल हुआ है। हमारा कौन सा इवेंट था वो? 1999 में लास्ट टाइम इंडिया ने फुल फ्लेजेड वॉर लड़ा था, उसका नाम था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध बेटा, हमने एक अपना ऑपरेशन चलाया था आर्मी ने, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। भूलना नहीं है। पता चला ऑपरेशन विजय, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ किससे रिलेटेड है? हमारा कौन सा किसके लिए लॉन्च किया गया था? कारगिल वॉर, या वॉर कहना गलत हो जाएगा, ये बैटल था। इट इज नॉट अ वॉर, इट इज अ बैटल ऑफ कारगिल। बैटल और वॉर में फर्क होता है। वॉर बेटा बहुत बड़ा होता है, लाखों में हजारों में लोग इन्वॉल्व होते हैं और लगभग बहुत दिनों तक चलता है। ये तो बेटा 1 महीने में सुकड़ा साफ कर दिया था हमने पाकिस्तान का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आर्मी का छोड़ दीजिए, नेवी के ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन तलवार। और अगर पूछा जाए एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑपरेशन सफेद सागर। ये तीनों ऑपरेशन लिख लीजिए। पता चला बेटा इस बार स्टैटिक जीके से यही क्वेश्चन हो गया। तो इस बार मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट टाइम हमने तब बैटल लड़ा था और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर सबको पता होगा। इस बार ऑपरेशन या मिलिट्री एक्सरसाइज पे हो सकता है मल्टीपल, दो दो क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इतना हो चुका है। और आपको पता है ऑपरेशन विजय रखने का हमारा रीजन क्या था? आर्मी अपना ऑपरेशन का नाम जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो ऑपरेशन विजय ही रखती है। रीजन ये था, हमने ऑपरेशन विजय जब भी परफॉर्म किया है हमको फतेह हासिल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा को 1960s में हमने आजाद किया था, उस समय गोवा को आजाद कराने के लिए इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का नाम क्या था? सेम नाम था, ऑपरेशन विजय। तो हमको हमेशा विजय मिलती है बेटा, वो कभी चेंज ही नहीं करते। पोर्चुगल का रिसेंटली पीएम चेंज हो चुका है, उसका नाम हो जाएगा मिस्टर लुइस मॉन्टेनिग्रो। पक्का मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टे कार्लो एक है, आपकी टी शर्ट आती है बहुत फेमस है एमसी, मॉन्टे कार्लो नाम की। ठीक है, अगला देख लेंगे मार्क कार्नी, ये भी बेटा फ्रांस के पीएम अपॉइंट किए जा चुके हैं। पी शिनावात्रा सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम थी, कहां की? थाईलैंड की। केपी शर्मा ओली आपके नेपाल के पीएम हो जाएंगे। डन। तो इतने पीएम आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। मोदी बेटा अभी आपका सितंबर अभी आने वाला है, मोदी जी आपके 75 साल के हो जाएंगे, कभी भूलना मत। ये है आपका आर्टिकल 75, पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दोबारा बता दिया, पीएम का आर्टिकल क्या हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जितने लोग नए हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं है, आर्टिकल क्या होता है? इट इज अ रूल्स। रूल्स मतलब टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स में बांटा गया है। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395। 395 दिखने में इतना ही आता है। अगर पूछा जाए सब आर्टिकल भी गिन ले, जैसे 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी, सब आर्टिकल्स को गिने तो 460 से भी ज्यादा आर्टिकल्स आपके संविधान में है। लेकिन अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आंसर क्या होगा? 395 आर्टिकल्स है, उसमें से आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? पीएम की। और पीएम की ड्यूटी का आर्टिकल क्या है? 78। ये दो आर्टिकल्स भूलना नहीं है। ठीक है, पीएम की बात चालू है, बता दिया। पीएम का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो ही आर्टिकल है। ठीक है, और ड्यूटी याद रखना भी आसान है बेटा। आप जब बैंक की ड्यूटी करोगे कितने घंटा करोगे? 8 घंटा। तो ड्यूटी में 8 आना जरूरी है। 75 के बाद एक ही नंबर होगा जहां 78 आएगा। चलो, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, हाँ, कुमराम भीम टाइगर रिजर्व है ये। क्या हो जाएगा? कुमराम भीम टाइगर रिजर्व।
ठीक है, ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। डन, जो आपको याद रखना है। 58 मैंने पहले ही बता चुका था, कौन सा था? माधव। फर्स्ट मैंने पहले ही बता चुका हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये स्थित कहां पर है? तेलंगाना। तेलंगाना में अभी मैंने बताया था, तेलंगाना ने इस बार क्या होस्ट किया है? मिस वर्ल्ड। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद का निकनेम क्या है? बिरयानी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। अगला वाला देख लेते हैं। विच कंट्री सरपासेस जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर और लेंडर? यानी बेटा, ऐसी कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा कर्जा बांटा है? पहले कौन बांटता था? बात बात पे जापान। आपको पता चला होगा, हमारा मेट्रो एट्रो के लिए, या वो हम बुलेट ट्रेन जो हम रन करने वाले थे उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए हमको उन्होंने लोन दिया, सिर्फ 0.01% पे। अब इतना कौन करता है? वो बात बात पे ना, जापान ना बहुत ज्यादा खुले दिल वाला है, हर किसी को लोन देके भूल जाता है। और चलो जाने दो फिलहाल, उसको अभी टेक ओवर कर लिया है जर्मनी ने। तो आपको ये चीज याद रखनी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर कंट्री या लेंडर कंट्री। अच्छा, लेंडर मतलब जो लोन देता है। ठीक है, डन। जर्मनी का कैपिटल क्या होगा? इट इज बर्न। करंट अफेयर, दो में जो मिला ले लो। ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस। ये आप एक काम करो बेटा, इकलौता आज का होमवर्क रहेगा आपका, ये ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर रखा गया? ग्लेशियर से रिलेटेड दो फैक्ट बता देता हूं। ग्लेशियर पूरे एशिया का पहला ग्लेशियर जो घोषित किया गया, डेड ग्लेशियर ऑफ एशिया। फर्स्ट डेड ग्लेशियर घोषित किया गया है पूरे एशिया का, और बोला गया है 2040 तक वो गायब हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। ग्लेशियर मतलब बेटा क्या होता है? बर्फ का वो टीला। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? नेपाल। डन। एक और ग्लेशियर से रिलेटेड फैक्ट बताता हूं, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लेशियर फ्री कंट्री, मतलब ऐसा कंट्री जिसमें पहले बहुत सारे ग्लेशियर्स थे बट वो सारे पिघल गए। और पिघलने का रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। लगातार बेटा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बर्फ पिघलते जा रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा, तो ग्लेशियर फ्री कंट्री वेनेजुएला हो जाएगा। तो ग्लेशियर से रिलेटेड दो चीज मैंने आपको बता दिया। डन हो गया। तजाकिस्तान, इट इज तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान भी चलेगा। अच्छा, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी पूछी गई है आपको, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? मड्रिड में। ठीक है, या मैड्रिड। मैड्रिड किसका कैपिटल हो जाएगा? स्पेन का। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन मैं हमको एक ना जागृति यात्रा होती है, साल में सिर्फ एक बार होती है, 5-6 दिन के लिए, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। वहां बार्सिलोना से एक गर्ल आई हुई थी, तो उससे मैंने जागृति यात्रा के लगभग आपको पता है 50-50 हजार लोग देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। उसका मोटिव क्या है? 7 दिन आपको ट्रेन में बैठना है, और ट्रेन में केवल वही लोग ट्रेवल कर रहे हैं जो लोग या तो बिजनेस करना चाहते हैं या तो पूरे बिजनेसमैन है। तो वहां बहुत सारे लोग, ये टाटा रन करता है, टाटा का खुद का ये योजना है, आप लोग भी जा सकते हो। उसके लिए बेटा अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, ये 10-10 हजार की भी टिकट्स हो जाती है। तो आपको वो खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। वैसे तो 50 हजार मोस्टली रहता है। आपको पता है, अगर आप वहां जाएंगे ना, आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा कि भाई नौकरी क्यों कर रहे हैं। बस नॉर्मल सी बात है बेटा, घंटी अंदर से बजे तभी धंधा खोलना चाहिए, नहीं तो लगाए 50 लाख, तुरंत खत्म। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। तो ये पहली गर्ल कौन बन चुकी है आपकी? ये शिखा। ठीक है, शिखा नाखेर अल नवाइस। डन, ये कहां की है? यूएई की है। अब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो एक चीज बताना चाहूंगा, भारत में नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। ये दोनों चीज भूलिएगा नहीं। ठीक है, और भारत का वैसे टूरिस्ट मिनिस्टर कौन है? हाँ, टूरिस्ट मिनिस्टर कौन कहलाएगा? गजेंद्र वजेंद्र कुछ आना चाहिए, गज गज समथिंग कुछ होगा, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर। ठीक है, एक बार देखिएगा। हो गया ये। अच्छा, नेटुम्बो के बारे में बताना चाहूंगा, ये नमीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कहां की है? नमीबिया। हाँ, जम्मू कश्मीर का। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में ना एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है खीर भवानी। तो आपको ये याद रखना है, बड़ा मजा आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, सरहौल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, नुआखाई, बेटा जो भी मैं, नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में।
बथुकम्मा, बथुकम्मा कोई बताएगा कहां मनाया जाता है? तेलंगाना। क्वेश्चन लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा था? द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो भूलना नहीं है, द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बथुकम्मा को कहा जाता है। हाँ, हॉर्नबिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। डन। एक आपका होता है हरेली, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, और एक होता है हरेला, उत्तराखंड। हरेली फेस्टिवल और हरेला फेस्टिवल आपके एग्जाम में बेटा कोई एक पार्ट बनेगा, हो सकता है इसके बाहर का भी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स है। एक ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल होता है जो मुंबई में मनाया जाता है, काला घोड़ा फेस्टिवल, ठीक है। डन हो गया। एक आपका नेक्स्ट वाला और आखिरी आज का फाइनली। अच्छा मैंने ना, नेक्स्ट टाइम बताइएगा, मैंने ना अभी फॉर्मेट बदला है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, बड़े वाले, फिर 6 से लेके 20 तक वन लाइनर जैसा चल रहा है, और उसके बाद लगभग 20 से 25 वन लाइनर सीधा 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 सीधा। वो अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैंने नेक्स्ट वाला वीक का अभी बना के रख लिया है। उसमें मैंने कैसे किए हैं बताया ना, पहला 5 बड़ा, फिर 15 वन लाइनर। वन लाइनर मतलब ऐसे ये क्वेश्चन फॉर्म में, और उसके बाद क्या है, एक ही पेज में स्ट्रेट 10 लाइन आपको वन लाइनर रहेगा। ये यहाँ का पीएम है, यहाँ का सीएम है, यहाँ पर बाढ़ आया, ये साइक्लोन आया, सिंगल टिक कर दिया जाएगा। उसमें पता है कवरेज ज्यादा हो पाएगा। डन। अच्छा, रिसेंटली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पूछा गया है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? आंसर क्या होगा? डेनमार्क। क्या होगा? आप पूरी तरीके से गलत हैं। मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट पोजीशन पे कोई है ही नहीं, सेकंड पोजीशन पे कोई है ही नहीं, थर्ड पोजीशन पे कोई है ही नहीं, डायरेक्ट फोर्थ पोजीशन। एक बार बताइए, मेरे को समझ में नहीं आया दुनिया कर क्या रही है, लेकिन फोर्थ पोजीशन यानी पहले ही तो पोजीशन हुआ। उन लोगों ने बोले टॉप 3 में आने के लायक तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पहले बेटा अपनी अच्छे से औकात बनाओ अच्छे से। ये फोर्थ नंबर पे कौन है? डेनमार्क। फिफ्थ नंबर पे कौन हो जाएगा आपका? नीदरलैंड। स्टार्टिंग की 2 कंट्रीज मैंने बता दिया। अच्छा, डेनमार्क मैंने बताया था ना, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना था जिसने पाद पर टैक्स लगाया था, यानी कि कार्बन टैक्स। लेकिन याद रखिएगा, इंसानों पर नहीं, मवेशियों पर। यानी मवेशी मतलब बेटा एनिमल्स, एमिनल्स नहीं है, ये थोड़ा देख लेना, एनिमल्स। अच्छा एनिमल्स पे, अच्छा एक बात बताओ, इंसानों पर क्यों नहीं लगाया गया? भाई इंसान भी तो ग्रीन हाउस गैस ही रिलीज करते हैं। अब एक बात बताइए, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? आप बेटा हाइड्रोजन, हेलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एसएफसी, सीएफसी, एचएफ6, जो भी XYZ है, ये सारी ग्रीन हाउस गैस होती है। ये हम डिटेल में कब देखेंगे? एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी जब आपका होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ, आपको पता है क्वेश्चन ये होता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आप याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस ये सबसे फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? गर्मी बढ़ाती है। आपने देखा होगा, जब शॉपिंग करने के लिए अमीर लोग अपनी कार लेके बाहर जाते हैं और धूप में कार खड़ी कर देते हैं, कार का पूरा विंडो वगैरह बंद करते हैं और 1 घंटा घूम के आते हैं, और पता है ना, भपका मारते हैं, अंदर एकदम गर्म हो जाता है। रीजन क्या है? जब वो कार का दरवाजा बंद किए, ग्रीन हाउस गैस अंदर पैक हो चुकी थी। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? ऊपर से धूप आ रही है। धूप जनरली क्या हो सकती है, अगर हमारा एनवायरमेंट सुपर क्लीन होना, तो धूप आती है और रिफ्लेक्ट बैक पूरी की पूरी चली जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जितना ज्यादा फटफटी चलाएंगे, जितना ज्यादा बेटा चूल्हे में खाना बनाएंगे, खाना बनाने के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? धूप को जकड़ लेता है। ये चीज समझ में आ रही है? गर्मी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस हम बहुत रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने रिसेंट में पेट्रोल और डीजल वाली कार बनाना आगे अपना फ्यूचर बताए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी। बट आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कुल मिला के वो बेस्ट सोल्यूशन था क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम पेट्रोल जला के डायरेक्ट धुआं निकाल रहे हैं। और आप एक बात बताइए, उसका अल्टरनेटिव हमने क्या खोजा? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल आप नहीं डला रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला से धुआं निकल रहा है। कुल मिला के ये दिखने में नहीं आ रहा, धुआं हो ही रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कार्बन टैक्स, यानी कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? इट इज डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल क्या हो जाएगा? आप लोगों को फोर्थ पोजीशन, वेरी गुड बेटा, युक्ति। अब आपको बताना है डेनमार्क का कैपिटल क्या है। ऑनलाइन बोलता हूं बेटा, ऑफलाइन भी आ जाया करिए। ठीक है, कोपेनहेगन आपका ये हो जाएगा। अच्छा, नीदरलैंड का क्या है? एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम।
चलो मोर देन इनफ हो जाएगा। इसी के साथ बेटा आज का आपका करंट अफेयर खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो, रात भी शुभ हो। धन्यवाद। अब